नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज आपके साथ। मैं हूं सरफराज, मैं सरफराज सैफी। आपको बताना चाहता हूं, गुजरात में चुनावी माहौल जोर पकड़ने लगा है। पिछले 48 घंटे में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की ओर से जोर आजमाइश पूरे चरम पर देखने को मिल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने मुफ्त रेवड़ी वाला दांव गुजरात में चल दिया है। इसके बाद से गुजरात चुनाव में मुफ्त वाली सियासत के इर्द गिर्द ये घूमती नजर आ रही है। गुजरात का चुनाव त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। इसी माहौल में आज राहुल गांधी ने एंट्री की है। कैसे राहुल गांधी आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को मुफ्त वाला चुनावी मंत्र देते नजर आएंगे, यह मैं आपको दिखाऊंगा भी और समझाने की कोशिश भी करूंगा। ब्रिटेन चुनाव में आए नतीजे, लिज ट्रेस ब्रिटेन की अगली प्रधानमंत्री होंगी। लिज ट्रेस ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। 2 महीने चली इस चुनाव की रेस में ऋषि सुनक चुनाव हार गए हैं, लेकिन ऋषि सुनक ने हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। हिंदुस्तानियों के लिए ऋषि सुनक किसी हीरो से कम नहीं है, जिसने ब्रिटेन के पीएम पद का दमदार दावा ठोका था। लिज को जबरदस्त टक्कर दी। ब्रिटेन के चुनाव में ऋषि सुनक की दावेदारी ने कैसे हर हिंदुस्तानी का हौसला बढ़ाया, यह भी मैं आपको दिखाऊंगा। वहीं रूस यूक्रेन की जंग जारी है। रूस यूक्रेन जंग की वजह से दुनिया की परेशानी कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों देशों की तनातनी की वजह से हर हिंदुस्तानी हर दिन कोई ना कोई समस्या देख ही रहा है। हर रूस में पश्चिमी देशों में प्रतिबंध का बड़ा पलटवार करते हुए यूरोप की गैस सप्लाई रोक दी गई है। इसके साथ ही रूस और पश्चिमी देशों में ऊर्जा युद्ध शुरू हो गया है। इस वजह से कैसे पूरी दुनिया में तनाव के हालात बने हुए हैं, यह मैं आपको दिखाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। गुजरात विधानसभा चुनाव के आखिर साल में होने हैं। दिसंबर में अगर चुनाव होते हैं तो कहा यह जा सकता है कि गुजरात चुनाव का 100 दिनों का काउंटडाउन शुरू हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एंट्री ने गुजरात के चुनावी माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुफ्त रेवड़ी वाले वादे का खुला ऐलान बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। गुजरात में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने के संकेत इस समय सुनाई दे रहे हैं। गुजरात में तेजी से बदलते माहौल में कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाले राहुल गांधी आज गुजरात पहुंचे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनका वेलकम किया, स्वागत किया। अशोक गहलोत गुजरात चुनाव में सीनियर ऑब्जर्वर हैं। अशोक गहलोत ने जुलाई से ही गुजरात चुनाव की कमान थाम रखी है और चुनाव के लिहाज से राहुल गांधी का एक दिवसीय गुजरात दौरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं राहुल गांधी के बूथ लेवल की पार्टी कार्यकर्ताओं की रैली के साथ चुनावी तैयारियों का आगाज किया। इसके साथ ही राहुल गांधी ने साबरमती आश्रम पहुंचे। अपने भारत जोड़ो यात्रा के लिए महात्मा गांधी से आशीर्वाद वाला माहौल बनाया। राहुल गांधी 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने वाले हैं। तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक शुरू होकर यह यात्रा कश्मीर तक चलेगी। भारत जोड़ो यात्रा के तहत 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 3500 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की तैयारी में है राहुल गांधी। और पूरी भारत जोड़ो यात्रा लगभग 150 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। एक बार फिर से राहुल गांधी की प्लानिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तरफ गुजरात चुनाव का माहौल बन रहा है। सूबों में 100 दिनों वाला काउंटडाउन शुरू हो चुका है।
ऐसे मौके पर भारत जोड़ो यात्रा पर पूरी कांग्रेस का फोकस डाइवर्ट कर सकता है। इसका असर गुजरात चुनाव पर पड़ सकता है। इस बार गुजरात चुनाव में कांग्रेस को बड़ी चुनौती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पिछले 27 सालों में गुजरात में पैर जमाकर खड़ी है, तो दूसरी तरफ आम आदमी की पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल फ्री वादों से लोगों को लुभा रहे हैं और इन सबके बीच कांग्रेस में नेताओं के छोड़ने की भगदड़ मची है। कांग्रेस साल 2017 में 77 सीटों पर जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन पार्टी उसे संभाल नहीं सकी। पिछले 5 सालों में कांग्रेस के करीब 16 विधायकों ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। चुनाव के इससे पहले भाजपा ने कांग्रेस के हार्दिक पटेल को तोड़कर पार्टी को एक बड़ा झटका दे दिया है और सूबे में कांग्रेस की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। यानी गुजरात में पार्टी के पास मजबूत नेताओं की कमी जबरदस्त तरीके से खल रही है। पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे देखें तो लगता है कि कांग्रेस को इस बार बस जरा सा जोर लगाए तो गुजरात में सत्ता वापसी का सपना पूरा हो सकता है। और गुजरात में पिछले विधानसभा के चुनाव में भाजपा को विधानसभा में 99 सीटें मिली थी, जबकि बहुमत का आंकड़ा 92 है। कांग्रेस के 77 सीटों के जीतने के साथ ही बीजेपी को कड़ी चुनौती पेश की थी। पिछले 32 सालों में ये कांग्रेस द्वारा जीती गई सीटों की सबसे ज्यादा सीटें थी। इससे पहले सन 1995-85 के चुनाव में कांग्रेस ने 149 सीटें जीती थी। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी यह अंदाजा है कि इस बार ज्यादा फोकस के साथ ज्यादा जोर लगाने की जरूरत है और यही बात अशोक गहलोत रैली में दोहराते नजर आ रहे हैं। मैं आपको सुनाता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रैलियों में क्या कुछ कह रहे हैं। हालात क्या है, कोरोना आया था यहाँ पर, पूरा देश देख रहा था कि अहमदाबाद के अंदर लोग एम्बुलेंस के अंदर ही, गाड़ियों के अंदर ही बैठे हुए अपनी ड्रिप लगवा रहे थे। तो आप सोच सकते हो कि कैसा कुप्रबंधन था। सरकार की हाईकमान घबरा गई और पूरी सरकार को बदलना पड़ा। इतिहास में कभी नहीं हुआ। कोई भी मंत्रिमंडल में क्या, सभी निकम्मे थी, नाकारा थी, भ्रष्ट थे। मुख्यमंत्री सहित पूरी कैबिनेट बदल दी गई। उसको आप अंदाज कर सकते हो कितने घबराए हुए लोग हैं ये। पिछली बार भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आपने शानदार कैंपेन किया। पूरे देश को लगा कि इस बार तो सरकार बदल जाएगी। तो आप सुन रहे थे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, जो लगातार चुनाव में एक के बाद एक तीर छोड़ रहे हैं। कांग्रेस का पिछला रिकॉर्ड तो यही बताता है कि कांग्रेस को इस बार गुजरात चुनाव में फोकस बढ़ाना चाहिए। पार्टी के अंदर से नए और अच्छे नेताओं को चुनकर सामने लाना चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए जोर शोर से मेहनत करनी चाहिए। इसकी जरूरत कांग्रेस को महसूस तो होती रही है। राहुल गांधी का आज बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करना इसी कड़ी का हिस्सा माना जा सकता है। राहुल गांधी एक दिन की मेहनत कितना असर दिखाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आम आदमी पार्टी की तरफ से जबरदस्त जोर आजमाइश देखी जा रही है। दिल्ली में शराब नीति पर जारी घमासान से गुजरात की सियासत सुलगने में आम आदमी पार्टी सफल रही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के दावेदारी का दम गुजरात में पूरी तरीके से दिखने लगा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दावेदारी ठोकने के लिए मुफ्त रेवड़ी वाला दांव भी चल दिया है और शनिवार को अपने डोर टू डोर कैंपेन में सीएम केजरीवाल गुजरात के लोगों को मुफ्त बिजली कार्ड, बेरोजगारी भत्ता कार्ड बांटते गुजरात में नजर आए। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में कांग्रेस को रिप्लेस करने के लिए जोरदार कोशिश की है और बहुत हद तक केजरीवाल कामयाब होते भी नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुफ्त रेवड़ी वाले दांव के इर्द गिर्द गुजरात की राजनीतिक सिमटती नजर आ रही है। बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का बयान यही बताता है
कि गुजरात में बीजेपी की युवा मोर्चे के राज्य कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी सूर्य ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल की मुफ्त रेवड़ी वाली पॉलिटिक्स पर पूरा जोरदार हमला किया है। वो मैं आपको सुनवाता हूं। गुजरात जैसे प्रदेश में where in the last 27 years we have seen clean governance, accountable governance, transparent governance, governance which has produced progress and prosperity for the weakest and the poorest in the state. The young of Gujarat do not want to cede even an inch of land, an inch of political space for the ravedy politics of Arvind Kejriwal. इतना ही नहीं, देश के गृह मंत्री अमित शाह भी अपने गुजरात दौरे में आम आदमी पार्टी पर हमलावर दिखे। गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि कुछ लोग सामाजिक कार्यकर्ता मेघा पाटकर को गुजरात की राजनीति में पिछले दरवाजे से प्रवेश कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही मेघा पाटकर है जिन्होंने राज्य की जीवन रेखा यानी नर्मदा परियोजना का विरोध किया था। मैं आपको सुनाता हूं कि देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है। कुछ लोगों ने एक नई शुरुआत की। नर्मदा का विरोध करने वाली मेघा पाटकर को पिछले दरवाजे से गुजरात की राजनीति के अंदर एंट्री करने की शुरुआत करी। मैं गुजरात के युवाओं को पूछना चाहता हूं, जिन्होंने नर्मदा योजना का विरोध किया, जिन्होंने गुजरात के विकास का विरोध किया, उनको गुजरात में एंट्री आप करने देंगे क्या? जोर से बोलिए, करने देंगे क्या? मित्रों, ये जो प्रयास चल रहा है, मैं सारे गुजरात की जनता को कहने आया हूं कि जिन्होंने दशकों तक गुजरात का विरोध किया, दशकों तक हमारी जीवादोरी समान नर्मदा योजना का विरोध किया, दुनिया का कोई मंच ऐसा नहीं है, कोई फोरम ऐसा नहीं है जहां पर गुजरात को बदनाम करने का एक भी मौका जिन्होंने जाने दिया। वो मेघा पाटकर को लेकर जो लोग आना चाहते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, यहीं से रुक जाइएगा। ये गुजरात है, यहां गुजरात विरोधियों की कोई जगह नहीं। तो आपने सुना अमित शाह को किस तरीके से वो निशाना साधते नजर आए। वहीं राहुल गांधी भी कांग्रेस के बूथ कार्यकर्ताओं को आज कर्ज माफी वाले और बिजली मुफ्त वाला मंत्र देते नजर आए। मैं आपको सुनवाता हूं कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा। कुछ भी कह दे, मैं आपको बता रहा हूं कि गुजरात की जनता आपके साथ खड़ी हुई है। गुजरात की जनता तंग है, गुजरात की जनता गुस्से में है, दुखी है। बस आपको गुजरात की जनता के साथ खड़ा होना है और आपकी सरकार गुजरात की जनता की सरकार, गुजरात की आवाज की सरकार बन जाएगी। सरकार बनने के बाद गुजरात की जनता के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? पहले मैंने कहा, किसानों का कर्जा माफ करेगी 3 लाख रुपए का। पहला काम। किसानों का बिजली बिल माफ करेगी और 300 यूनिट बिजली के जनरल कस्टमर्स को देगी। 3000 इंग्लिश मीडियम स्कूल और लड़कियों के लिए मुफ्त में शिक्षा कांग्रेस पार्टी देगी। हजारों स्कूलों को बीजेपी की सरकार ने बंद किया है। सरदार पटेल जी की मूर्ति लगाई हुई है, हजारों स्कूल को बंद कर रहे हैं। तो हम 3000 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे और मुफ्त में लड़कियों को शिक्षा देंगे। और जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, उनको 5 रुपए की सब्सिडी
और गैस सिलेंडर जो आज 1000 रुपए का है वो हम 500 रुपए में देंगे। और गुजरात का सियासी रण मुफ्त की रेवड़ी वाली सियासत के इर्द गिर्द सिमटता नजर आ रहा है। ऐसे में एक रिच स्टेट की जनता इस पर कैसे रिएक्ट करती है, आगामी विधानसभा चुनाव के नतीजों से पता चलेगा। मैं आपको वो तस्वीर भी दिखाता हूं जब राहुल गांधी साबरमती आश्रम पहुंचे थे। तो ये तस्वीर उस वक्त की है जब राहुल गांधी साबरमती आश्रम पहुंचे। गुजरात में चुनाव है, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, गुजरात के सबसे बड़े नायक महात्मा गांधी बार बार याद किए जा रहे हैं। दोनों ही खेमे में अपने अपने अंदाज में अपने अपने सियासी फायदे के हिसाब से महात्मा गांधी को याद कर रही हैं। और गुजरात मतलब महात्मा गांधी। महाराष्ट्र की सियासत को और भी धार देने के लिए बीजेपी के चाणक्य देश के होम मिनिस्टर अमित शाह मुंबई दौरे पर हैं। अमित शाह ने सबसे पहले लालबाग के राजा के दर्शन किए, फिर बीएमसी चुनाव पर मंथन किया। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को सीधा चैलेंज किया। अमित शाह ने एकनाथ शिंदे गुट को ही अगली असली शिवसेना बताया और उद्धव ठाकरे पर झूठ बोलने का गंभीर आरोप लगाया। अमित शाह ने यह भी कहा कि बीजेपी ने कभी उद्धव ठाकरे को सीएम बनने का वादा नहीं किया था। अमित शाह ने यह भी कहा कि आने वाले बीएमसी चुनाव में भी 150 सीटें जीतकर उद्धव ठाकरे को करारा जवाब दिया जाएगा। मुंबई दौरे पर अमित शाह ने बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर रोहित शेट्टी से भी मुलाकात की है। रोहित शेट्टी से मुलाकात की वजह सियासी है या औपचारिक, इस पर कयास का दौर लगातार चल रहा है, कयासबाजी हो रही है। बीएमसी पर कई सालों से उद्धव ठाकरे का राज है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। शिवसेना में फूट पड़ चुकी है और इसी वजह से उद्धव ठाकरे सत्ता से बेदखल हो चुके हैं। ऐसे वक्त में बीजेपी उद्धव ठाकरे को एक और झटका देने की तैयारी में जुट गई है। उधर गृहमंत्री अमित शाह का मुंबई दौरा बताता है कि बीएमसी चुनाव को लेकर बीजेपी कितने गंभीर है। जिस तेजी से बीएमसी में बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी से लेकर काफी ज्यादा खुश है। पिछले बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने 150% का इजाफा दर्ज किया था। शिवसेना को बीजेपी से बस 2 सीटें कम मिली। वहीं साल 2017 में बीएमसी के कुल 227 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिनमें बीजेपी को 82 सीटें मिली थी, जबकि शिवसेना को 84 सीटें मिली, कांग्रेस को 31 सीटें मिली, एनसीपी को 9 सीटें मिली, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को 7 सीटें मिली और अन्य पार्टियों को 14 सीटें मिली। वहीं साल 2012 में भारतीय जनता पार्टी को बस 31 सीटें मिली, जबकि शिवसेना को 75 सीटें, कांग्रेस को 52 सीटें, एनसीपी को 13 सीटें, एमएनएस को 28 सीटें और दूसरी पार्टियों को 28 सीटें मिली थी। वहीं साल 2017 में बीएमसी चुनाव में बीजेपी को अच्छा खासा जंप मिला था। कैसे, बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद, और यह भी बताऊंगा कि ऋषि सुनक कैसे हार गए। पूरी खबर इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज। ब्रिटेन में पीएम बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद से नए पीएम के लिए करीब 2 महीने से चल रही कवायद आज खत्म हो गई है। ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री के रूप में लिज ट्रस के नाम पर मोहर लग गई। ऋषि सुनक और लिज ट्रस के बीच मुकाबला जबरदस्त रहा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, लिज बेशक जीत गई हो चुनाव, लिज की जीत की बधाई भी मिल रही है। ब्रिटेन के पीएम पद के मुकाबले में ऋषि सुनक ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा और इसी वजह से आखिरी तक मुकाबला रोमांचक बना रहा। ऋषि सुनक ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनते बनते चूक गए। जिस मजबूत इरादों के साथ ऋषि ने चुनाव लड़ा, ब्रिटेन के पीएम पद अपने दावादारी की पेश की है। ऋषि सुनक हर हिंदुस्तानी के हीरो बन गए। ब्रिटेन को मिला नया प्रधानमंत्री। लिज ट्रस के हाथ में होगी ब्रिटेन की कमान। कड़े मुकाबले में हुई ऋषि सुनक की हार। ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन के उत्तराधिकारी का ऐलान हो चुका है।
यूके की नई पीएम लिज ट्रस होंगी। कंजर्वेटिव पार्टी की दक्षिणपंथी प्रत्याशी लिज ट्रस ब्रिटेन की विदेश मंत्री रही। उन्होंने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को पछाड़ दिया। उन्होंने 20,000 से अधिक वोटों से सुनक को हराया। बीते 2 सितंबर की शाम को पीएम पद के लिए चुनाव हुआ था। लिज ट्रस यूनाइटेड किंगडम की तीसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी। I give notice that Liz Truss is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. Liz, come up on stage. एक 1.6 लाख कंजर्वेटिव ने की वोटिंग। 7 जुलाई के बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की रेस शुरू हुई। इसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी में लिज ट्रस का मुकाबला भारतीय मूल के ऋषि सुनक से था। पार्टी के करीब 1.6 लाख सदस्यों ने वोटिंग की। इसमें लिज ट्रस को 80,000 से अधिक वोट मिले, जबकि ऋषि सुनक को 60,000 के आसपास वोट मिले। मतलब साफ है कि ऋषि सुनक करीब 20,000 वोट से हार गए। लेकिन इससे पहले कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों की वोटिंग के 5वें राउंड में सुनक ने लिज ट्रस को मात दी थी। आइए आपको 5 दौर के रण के बारे में विस्तार से बताते हैं। 5वें राउंड में भी टॉप पर रहे। ऋषि सुनक को 137 वोट मिले। चौथे राउंड में 118 वोट मिले। तीसरे राउंड में 115 वोट मिले। दूसरे राउंड में 101 वोट मिले और पहले राउंड में 88 वोट हासिल हुए। आखिर क्या वजह रही सुनक की हार की? 5 दौर के विजेता ऋषि सुनक को आखिर कंजर्वेटिव वोटर्स ने क्यों शिकस्त दी, इसे जानना बेहद जरूरी है। आर्थिक नीतियों पर कड़वी दवा के वादे। 2019 में बोरिस जॉनसन चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने। इसके बाद ब्रिटेन के वित्त मंत्रालय का प्रभार ऋषि सुनक के पास आया। हालांकि 2020 में ही पूरी दुनिया की तरह ब्रिटेन में भी कोरोना की जबरदस्त लहर आई। आलम यह था कि देश में लॉकडाउन लगा और लाखों लोगों को नौकरी गंवानी पड़ी। इस दौरान सुनक पर बेरोजगारों को आर्थिक मदद और टैक्स दरों में कटौती करने का काफी दबाव पड़ा। इस दौरान कोरोना काल में ब्रिटेन को वित्तीय तौर पर मजबूत करने में सुनक ने अहम भूमिका निभाई। वहीं टैक्स दरों में कमी न करने को लेकर लेबर पार्टी से लेकर उनकी अपनी पार्टी के कुछ नेताओं ने उन पर सवाल उठाए। पीएम पद की डिबेट में भी सुनक ने टैक्स कटौती के विरोध में बयान दिए, जिनसे वोटरों के पास नकारात्मक संदेश गया। दूसरी तरफ लिज ट्रस ने टैक्स कटौती से लेकर मुश्किल हालात में ज्यादा खर्च की बात भी कही। नस्ल भेद की भावनाएं। ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं। उनके पुरखे हिंदुस्तान से इंग्लैंड में जाकर बसे थे। भले उनका जन्म ब्रिटेन में हुआ, लेकिन ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनने के लिहाज से ये बातें काफी अहम है, क्योंकि ब्रिटेन के इतिहास में आज तक अंग्रेजों से इतर किसी को प्रधानमंत्री पद नहीं मिला है। ऐसे में सुनक और ट्रस की ओर से पीएम पद के लिए उम्मीदवारी पेश करने के बाद जहां सांसदों की तरफ से वोटिंग में सुनक लगातार बाकी प्रतिद्वंदियों से बढ़त हासिल करने में कामयाब रहे, वहीं जैसे पीएम पद के अंतिम चुनाव के लिए वोटिंग का जिम्मा कंजर्वेटिव पार्टी के 2 लाख कार्यकर्ताओं के हाथों में आया, वैसे सुनक सभी सर्वे में ट्रस से पिछड़ते चले गए। बोरिस जॉनसन का विरोध। ऋषि सुनक पर सबसे बड़ा और गंभीर आरोप लगा कि उन्होंने वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की नीतियों के खिलाफ काम किया। दरअसल कंजर्वेटिव पार्टी के कार्यकर्ता बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के पीछे सुनक को एक कारण मानते हैं, जिससे बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद पूरी कैबिनेट में ऋषि सुनक के खिलाफ माहौल बनाया गया। देखते देखते कई मंत्रियों ने जॉनसन पर दबाव बनाने के लिए अपने पद छोड़ दिए। आखिरकार खुद जॉनसन को पीएम पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके साथ इस्तीफे के बाद बोरिस ने साफ कहा कि वो ऋषि सुनक को हरगिज प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। इसके लिए उन्होंने सुनक के खिलाफ बैक एनीवन बट ऋषि नाम का सीक्रेट कैंपेन भी शुरू किया। ब्रिटेन में बने हर दिल अजीज सुनक। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने कोरोना के दौर में ब्रिटिश इकोनॉमी को तबाह होने से बचाया। बहुत कम बोलने वाले और शांत मिजाज के सुनक फेवरेट जरूर हैं, लेकिन ट्रस से पीछे नहीं। ब्रिटेन में उनको चाहने वालों की कमी नहीं, इसी वजह से वो सांसद चुने गए। 2015 में पहली बार सांसद चुने गए। 2018 में सरकार में बतौर मंत्री शामिल हुए। 2019 में ब्रिटेन में ट्रेजरी सेक्रेटरी बने। ऋषि सुनक की खासियत।
ऋषि सुनक के पेरेंट्स पंजाब के रहने वाले थे, जो इंग्लैंड में जाकर बस गए। सुनक का जन्म ब्रिटेन के हैम्पशायर में हुआ था। ऋषि ने अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से राजनीतिक दर्शन और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। राजनीति में आने से पहले ऋषि ने इन्वेस्टमेंट बैंक, गोल्डमैन सैश और हेज फंड में काम किया। इसके बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट फर्म की भी स्थापना की। उनकी मां एक फार्मासिस्ट और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत हैं। सुनक के पिता ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक हैं। ऋषि भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं। उनकी पत्नी का नाम अक्षता मूर्ति है। उनकी 2 बेटियां हैं, जिनका नाम कृष्णा और अनुष्का हैं। बहरहाल ऋषि सुनक चुनाव हार गए हैं, लेकिन भारतीय मूल के सुनक की चर्चा फिलहाल दुनिया के हर मुल्क में हो रही है। हालांकि उनकी हार से भारत के लोग थोड़े मायूस जरूर हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर भारतीय मूल का कोई प्रधानमंत्री बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। रूस यूक्रेन के बीच जंग को पिछले 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। युद्ध लंबा खींचने की बजाय दुनिया के तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। दुनिया के कई देश बदहाली के मुहाने पर इस वक्त खड़े हैं। इस बीच बदलते मौसम के साथ बड़ी समस्या यूरोप के सामने खड़ी है। सर्दी का मौसम आने को है और रूस ने गैस सप्लाई रोकने का ऐलान कर दिया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि रूस के इस रवैये की वजह से रूस पश्चिमी देशों में ऊर्जा युद्ध छिड़ गया है। रूस ने गैस सप्लाई रोकने का ऐलान पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को देखते हुए किया है। यूरोपीय देशों में गैस की मांग पूरी नहीं होने और दाम बढ़ने के लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने को अब उतारू हो गए। इससे और ज्यादा परेशानी बढ़ रही है। सातवें महीने में रूस यूक्रेन की जंग। यूरोपीय देशों के प्रतिबंध पर रूस सख्त। रूस ने की तेल गैस सप्लाई ठप। रूस यूक्रेन जंग के लंबा खींचने का खामियाजा पूरे यूरोप और दुनिया को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि यूरोप की अर्थव्यवस्था रूस के तेल गैस सप्लाई पर ही आधारित है। ऐसे में अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के खिलाफ रूस ने यूरोप की तेल गैस आपूर्ति ठप कर दी। सर्दियों से पहले ही तेल गैस की भारी कीमत से यूरोप के देशों में लोगों की कमर टूट चुकी है। लोगों ने अपनी सरकारों से राहत की मांग को लेकर बगावती तेवर अपना लिए। सड़कों पर उतरकर वे रूस से प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहे हैं। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में गैस की ऊंची कीमतों के खिलाफ 70,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारी ज्यादातर दूर दराज के इलाकों से आए थे। इनका कहना है कि रूस पर प्रतिबंध राजनीतिक कारणों से लगाए गए, लेकिन इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। चेक गणराज्य की तरह जर्मनी में भी प्रदर्शन शुरू हो गया है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी जर्मनी के लुम्बिन से होकर यूरोप के लिए गैस पाइपलाइन जाती है। रूसी गैस सप्लाई ठप करने की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा सैकड़ों प्रदर्शनकारी लुम्बिन में जमा हो गए। उन्होंने भी अपनी सरकार से रूस के खिलाफ प्रतिबंध हटाने की मांग की। दरअसल इस स्थान में नॉर्ड स्ट्रीम 2 नाम से नई गैस पाइपलाइन शुरू होनी थी, लेकिन जर्मन सरकार ने रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद इसे रोक दिया। रूस ने 2 दिन पहले ही घोषणा की थी कि वो अपनी नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन से भी आपूर्ति अनिश्चित काल तक के लिए बंद कर रहा है। यूरोपियन यूनियन ने दी आर्थिक संकट गहराने की चेतावनी। हालात की गंभीरता को देखते हुए यूरोपियन यूनियन के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आने वाले महीनों में आर्थिक संकट बढ़ सकता है। ऐसे में उनके लिए यूक्रेन को सैन्य और मानवीय मदद देना मुश्किल हो सकता है। इस संकट पर विचार के लिए 9 सितंबर को यूरोपीय यूनियन ने ऊर्जा मंत्रियों की बैठक बुलाई।
रूस पर है यूरोपीय संघ की निर्भरता। यूरोपीय संघ के कुल प्राकृतिक गैस आयात में रूसी गैस की हिस्सेदारी 40% से ज्यादा है। रूस के जरिए यूरोपीय देशों को गैस सप्लाई बंद करने से इन देशों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। इसका सबसे ज्यादा असर इटली और जर्मनी जैसे देशों पर देखने को मिलेगा। हालांकि ब्रिटेन पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब्रिटेन रूस से महज 5% गैस ही आयात करता है। ऐसे में आंकड़ों की बात करें तो रूस जर्मनी को 42.6 अरब क्यूबिक मीटर गैस सप्लाई करता है। इटली को रूस से 29.2 अरब क्यूबिक मीटर गैस सप्लाई होती है। बेलारूस को रूस की ओर से 18.8 अरब क्यूबिक मीटर गैस सप्लाई होती है। तुर्की को 16.2 अरब क्यूबिक मीटर गैस सप्लाई होती है। नीदरलैंड को 15.7 अरब क्यूबिक मीटर गैस सप्लाई होती है। हंगरी को 10.6, पोलैंड को 9.6 अरब क्यूबिक मीटर गैस सप्लाई होती है। यूरोप में मंदी आने का खतरा। रूसी नेचुरल गैस के बिना यूरोप की इकोनॉमी काफी प्रभावित हो सकती है। इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सा देश कितना इस्तेमाल करता है। इस बीच कई देश रूस का विकल्प भी देख रहे हैं। अमेरिका ने इस साल के आखिर तक यूरोप को अतिरिक्त 15 अरब क्यूबिक मीटर लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG देने को तैयार है। इसके बावजूद 2030 तक हर साल 50 अरब क्यूबिक मीटर अतिरिक्त गैस सप्लाई की जरूरत होगी। यूरोप एनर्जी के दूसरे स्रोत के इस्तेमाल को भी बढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा करने में समय लगेगा और ये उतना आसान भी नहीं है। लिहाजा पश्चिमी देशों को मंदी की मार झेलनी पड़ सकती है। जर्मनी ने वैकल्पिक स्रोतों की तलाश शुरू की। रूस यूक्रेन जंग के बीच जर्मनी ने वैकल्पिक स्रोतों से गैस की तलाश शुरू कर दी है। जून के बाद से ही वो इसके भंडारण में लगा है। भारी कीमत पर गैस खरीदकर जर्मनी सर्दियों के अपने जरूरत की 84% गैस जमा कर चुका है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा है कि रूस अब भरोसेमंद सप्लायर नहीं रहा। ऐसे में वैकल्पिक इंतजाम जरूरी है। जर्मनी ने ऊर्जा संकट के चलते 10,000 अरब यूरो के तहत पैकेज की घोषणा भी की है। इन सब के बीच यूरोप में गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती महंगाई से लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ गई है। ऐसे में यूरोपीय देशों में विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा है। इसकी आग यूरोपीय मुल्क में न फैल जाए, इसका डर बना हुआ है, क्योंकि रूस यूक्रेन की जंग तो फिलहाल खत्म होती भी नहीं दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। कल फिर होगी आपसे मुलाकात।